नमस्कार। आज हम आनुवंशिकता से संबंधित जानकारी लेंगे। आनुवंशिकता से संबंधित जानकारी में सबसे पहला टॉपिक अपनी परिभाषा की बात करते हैं। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? आनुवंशिकी इंग्लिश में इसको जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ध्यान रखें। दूसरा शब्द आता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता का अभिप्राय है संतान में गुणों का स्थानांतरण, गुणों का गमन। यानी माता पिता से संतान में जो गुण स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं, उस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ध्यान रखें। अब हम आगे बात करेंगे कि ये दो टॉपिक किससे संबंधित है। हम सबको पता है कि इन दोनों के बारे में जानकारी देने का श्रेय एक वैज्ञानिक को है जिसका नाम मेंडल है। जॉन ग्रेगर मेंडल पूरा नाम है इसका। ऑस्ट्रिया के सिलिसिया ग्राम में जन्मे, किसान परिवार में जन्मे इस व्यक्ति ने आनुवंशिकता से संबंधित विभिन्न उलझनों का समाधान किया। इन्होंने एक पौधे पे अध्ययन किया, उसका नाम था मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। इस पौधे पे वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने इस पौधे के विभिन्न तरह के लक्षणों को देखा और उन लक्षणों को देखकर उसके आधार पर अपने नियम या निष्कर्ष निकाले, जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई उसने किस तरह का कार्य किया, किस तरह के नियम लिए, किस तरह के निष्कर्ष निकाले। मटर के पौधे का चयन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि आकार में छोटा होता है, कम थोड़ी जगह पर लग जाता है। दूसरा, जल्दी तैयार हो जाता है, यानी इंतजार नहीं करना पड़ता। 2, 3, 4 महीने के अंदर अंदर ये तैयार होकर अपने सारे लक्षण दिखा देता है, चाहे पुष्प है, चाहे फल है, चाहे पौधे की लंबाई है, ये सारी स्थितियां स्पष्ट कर देता है 3-4 महीने के अंदर। इसलिए तीसरा, आसानी से निषेचन करवा सकते हैं, स्वयं निषेचन भी और पर परागण भी, यानी पर निषेचन। इसलिए इन्होंने मटर के पादप का चयन किया। ठीक है। वैसे ये द्विलिंगी पादप है, स्वयं निषेचन है, ध्यान है। अब इस मेंडल ने मटर के पादप पे अध्ययन करके 7 विपर्यासी लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया। वैसे तो उसने 34 लक्षण देखे थे, जिसमें से 7 लक्षणों का उसने अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ एक लक्षण मैं आपको बता देता हूं, जैसे पादप की लंबाई। पादप की लंबाई में इसने बताया कि जो लक्षण होते हैं उसके 2 प्रकार से निरूपण किया जाता है, प्रभावी और अप्रभावी। इसके बारे में बात करेंगे। तो लंबाई के लक्षण के लिए संकेत दिया इसने बड़ा टी प्रभावी, और अप्रभावी के लिए दिया छोटा टी। इसी तरह से पुष्प की स्थिति अग्रस्त और कक्षीय प्रभावी था, बड़े ए से इंडिकेट किया। अग्रस्त अप्रभावी था, छोटे ए से इंडिकेट किया। बीज की आकृति गोल राउंड यानी आर से इंडिकेट किया प्रभावी को, झुर्रीदार यानी छोटे आर से इंडिकेट किया। यानी कहने का मतलब इस तरह से इन्होंने 7 लक्षण दिए और 7 लक्षणों पर अध्ययन करके प्रयोगों के आधार पर अपने निष्कर्ष दिए। ठीक है। अब जैसे फलीकरण प्रभावी हरा, अप्रभावी पिंक।
तो इस तरह से इन्होंने 7 लक्षणों का अपनी तालिका बनाई और तालिका बनाकर उस पर अध्ययन किया और अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले। अब कुछ परिभाषाएं या कुछ शब्दावलियां आनुवंशिकी में आती है जिसके आधार पर अपन ने इस पर बात करनी है। आनुवंशिकी शब्द की खोज ध्यान करना बैटसन ने की। इस शब्द का गठन बैटसन ने किया था और आनुवंशिकता हेरिडिटी जिसको कहते हैं स्पेंसर ने इसको दिया था। ध्यान, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली क्या होती है? आनुवंशिक शब्दावली हम ध्यान करेंगे। आनुवंशिक शब्दावली का यहाँ क्या तात्पर्य है? आनुवंशिक शब्दावली का यहाँ तात्पर्य है कि भाई ये जो शब्द इस्तेमाल दो का तो बता दिया कि आनुवंशिक किसे कहते हैं? विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की बातों का अध्ययन करेंगे। जो भी हम बातें पढ़ेंगे वो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होगा आनुवंशिक। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया है या जो अनुसरण की एक पद्धति है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। अब उससे संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है? सबसे पहला शब्द आता है जीन। जीन किसे कहते हैं? हम सबने पढ़ा है जीन वह इकाइयां होती है जो किसी भी जीव के लक्षण को व्यक्त करती है, यानी एक तरह से ये किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। आनुवंशिकी वैसे तो कोशिका होती है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। आनुवंशिकी की बात करें तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? जीन है, जो साधारणतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ज्यादातर इसका हिस्सा प्रोटीन का बना होता है जो हमारे लक्षणों को भी व्यक्त करते हैं। अपने त्वचा के रंग, बोलने का रंग, सोचने का ढंग, ये विभिन्न तरह के जो भी लक्षण है उस पर नियंत्रण कौन करेगा? जीन करेगा। दूसरा युग्म विकल्प। युग्म विकल्पी किसे कहेंगे? युग्मों के जोड़े। हम सबको पता है किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 तरह के कारक इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों तरह के जीन उपयोग में आते हैं। इसमें एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी। तो ये जो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। इन विकल्पों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। युग्म का मतलब जोड़ा, विकल्पी का मतलब विकल्प, ठीक है। जैसे लंबाई का ले तो ये युग्म बनेगा और इसका विकल्प कौन सा लेंगे? ये युग्म बनेगा। तो ये युग्म विकल्पी कहलाएगा। युग्म का मतलब जोड़ों में होंगे और इसके 2 स्वरूप होंगे, ध्यान रखें, ठीक है। तीसरा प्रभावी लक्षण। जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाए, प्रकटीकरण करे, वह लक्षण कौन सा लक्षण है? प्रभावी। जैसे आपने इन लक्षणों के बीच निषेचन करवाया और ये पौधा प्राप्त हुआ। ये आप कहोगे सर लंबा है, ये कहोगे सर बौना है, इसको क्या कहें? तो आप ध्यान करना, अगर बड़े वाला साथ में है, दूसरा छोटा है, तो जो बड़े वाला लक्षण होता है वो प्रभावी रहता है। वो प्रभावी रहता है और प्रभावी रहता है तो इसलिए इस पौधे को क्या कहेंगे? लंबा कहेंगे। अशुद्ध लंबा शब्द डाले तो ठीक है, लेकिन लंबा कहते तो भी चलेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस लक्षण का प्रभाव दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा। तो जिसका प्रभाव दिखता है वो लक्षण कौन सा लक्षण कहलाता है? प्रभावी लक्षण। अब दूसरा, चौथा आप समझ गए हैं प्रभावी लक्षण कौन सा? अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। जैसे इस पौधे में बोना भी, लेकिन बोनेपन वाला लक्षण छुपा रह गया है, प्रभावी। बोनेपन वाला है प्रभावी, वो दिखाई नहीं देगा, वो अपना लक्षण छुपा रहेगा, नष्ट नहीं होगा। तो प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट करते हैं वो प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण किसे कहेंगे? वे लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, वो कौन से लक्षण कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। पांचों, लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं? लक्षण प्ररूप का मतलब है बाह्य स्वरूप, कि बाहर से कोई पौधा कैसे दिखता है, वो बाह्य स्वरूप ही क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप कहलाता है। जैसे आपने कह दिया ये लंबा है, आपने इसको लंबा कहा, तो बाहर से ये लंबा है, बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ ये पौधा लंबा है। तो बाहर से कोई चीज या कोई जीव का लक्षण कैसे प्रकट हो रहा है या किस तरह से उसको अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो वो लक्षण प्ररूप कहलाता है, ठीक है।
अब आपसे कहे कि देखो इधर देखो, कि हम एक उदाहरण से समझेंगे कि ये आपने पौधे लिए, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है। आपसे पूछेंगे बताओ लंबे कितने, बोने कितने, तो आप क्या उत्तर दोगे? तो आपको पता पहले ये होना चाहिए कि ये लंबा है, इसमें कोई डाउट नहीं है लंबा है, हमने लिख रखा है लंबाई का लक्षण प्रभावी लंबा है। ये क्या कहोगे आप? तो ये अभी बताया मैंने, प्रभाव किसका रहेगा? लंबेपन वाले का, तो ये भी लंबा है, ये भी क्या है? लंबा है। तो 3 पौधे क्या है? लंबे हैं, और एक पौधा क्या है? बोना है। इसका मतलब इसका लक्षण प्रारूप क्या हो गया? 3:1। 3 का मतलब यहाँ 3 लंबे पौधे हैं और एक पौधा क्या है? बोना है। ध्यान, ये लक्षण प्रारूप। छठा, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप किसे कहते हैं? उसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक संगठन। अब इन्हीं पौधों की बात करें जो अभी अपन ने ली, इस आंतरिक संगठन को देखें, बिल्कुल ऐसे का ऐसा संगठन इन चारों पौधों में और में दिखाई दे रहा है। आप कहोगे नहीं सर ये लंबा पौधा है, हालांकि ये भी लंबा है, लेकिन ये लंबा किस आधार पे है? लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप के हिसाब से नहीं। तो ये लंबा है, तो लंबा है तो लंबों की संख्या कितनी होगी? 1। आगे चलिए, ये दोनों पौधों का संगठन समान है कि नहीं? आप कहोगे सर है, तो आपको 2। ये अब आपस में एक ही है कि नहीं? हाँ है। तो ये तो लक्षण प्रारूप कितना है? जीन प्रारूप कितना है? इनका आंतरिक संगठन का अनुपात कितना है? 1:2:3, यानी एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और एक पौधा बोना है। लेकिन लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है? 3:1, यानी 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बोना है। ये होता है लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। ठीक है। 7वां है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब क्या है? एक लक्षण को लेकर, एक लक्षण को लेकर प्रयोग जो किया गया, एक लक्षण को लेकर जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। कि कोई भी एक लक्षण ले लो, जैसे आपने ले लिया लंबाई, तो लंबाई के दोनों विकल्प लेने, तो ये लक्षण एक ही, ध्यान करना। कल को आपसे कहें कि बताओ इसमें कितने लक्षण हैं, आप ध्यान से देखने दें, इसमें कितने लक्षण हैं, इन दोनों का निषेचन करवाया। आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें कितने लक्षण हैं, तो आप ध्यान करना, ये भी बीज का ही लक्षण है, ये भी बीज का ही लक्षण है। ये बीज का कौन सी का लक्षण है? आकृति का, ये गोल है और ये क्या है? झुर्रीदार। ये लक्षण एक ही कहलाएगा, विकल्प 2 है इसके, जिसको अपन ने युग्म विकल्प लिखा है। लक्षण एक ही है, ध्यान करना। तो ये गोल बीज के लक्षण हो गए और ये, लेकिन लक्षण एक ही है, इसलिए इसको क्या कहा? एक संकर संकरण। अब क्या करेंगे? द्वि संकर संकरण। अब आप समझ गए द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह लक्षण जिसमें 2 लक्षण लिए जाए, वह संकरण जिसमें 2 लक्षण लिए जाए। 2 लक्षण कौन कौन से? जैसे आपने बीज की आकृति ले ली, पादप की लंबाई ले ली, आपने बीज की आकृति ले ली, पादप की लंबाई ले ली। अब आप देखो इसमें 2 लक्षण है, एक तो बीज की आकृति और एक बीज की पादप की लंबाई। ये इसके अप्रभावी स्वरूप है। तो 2 लक्षण लेकर अगर निषेचन करवाया जाए, संकरण करवाया जाए, तो वह क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। संकरण का मतलब होता है इन दोनों के बीच में निषेचन करवाना, क्रॉस करवाना। इंग्लिश में क्रॉस बोल दो, हिंदी में इसको निषेचन बोल दो। ये कृत्रिम निषेचन जो करवाया जाता है वो क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ध्यान रखना आपसे, ठीक है। तो इस तरह से ये द्विसंकर संकरण, ठीक है। अब अगला आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? वह पीढ़ी जब आप किसी से निषेचन कराओ, जैसे आपने इधर निषेचन करवाया इनका और इससे ये प्राप्त हुआ, तो पहली जो संतान पीढ़ी प्राप्त होती है वो कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F1 पीढ़ी। जैसे मैं मेरे माता पिता की, मान लो माता पिता एक जनक है, जन्म देने वाले हो गए, मैं उनकी संतान हूं, तो मैं F1 पीढ़ी हूं। और मेरी जो संतान उत्पन्न होगी वो कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? तो आप समझ गए वो कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? F2 पीढ़ी। और उनकी कोई संतान उत्पन्न होगी तो वो कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? F3 पीढ़ी। तो पीढ़ी का मतलब क्या है? जनक द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है, वो संतान का जो कर्म अपने निरूपित करते हैं वो पीढ़ियों द्वारा करते हैं। जैसे अपने कह देते हैं कि हम उनकी अपने वंश की 100वीं पीढ़ी है, अपने वंश की 10वीं पीढ़ी है, अपने वंश की 7वीं पीढ़ी है, तो वो उसके कर्म के अनुसार है। ध्यान करना, शुरुआत जहां से करते हैं उससे जो पहला संतान जो जन्म लेती है, पहले प्रकार की संतान जो जन्म लेती है वो F1, उससे जो उत्पन्न होता है F2, उससे जो उत्पन्न होता है वो कौन सी कहलाएगी? F3 पीढ़ी कहलाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ आपके सामने परिभाषाएं और जानकारियां रखी, जिससे हमें ये पता है कि भाई
किस तरह की हम जानकारी, ये बार बार शब्दावली उपयोग में आएगी। जो आप यहाँ देख रहे हो, जो भी आप इसकी बातचीत करोगे, ये हर जगह काम में लेगी, ध्यान रखना, ठीक है। एक संकरण होता है, संकरण बता देता हूँ, संकरण आप किसे कहो, मैंने वैसे बता दिया, फिर बता देता हूँ। कृत्रिम रूप से जो निषेचन करवाया जाता है लक्षणों को लेकर, कृत्रिम रूप से जो निषेचन करवाया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है? संकरण, जिसमें कम से कम एक लक्षण का अंतर होना चाहिए, इसीलिए वो संकरण कहलाता है, ध्यान रखना। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए वापस रिपीट करता हूं, सबसे पहले बात करेंगे आनुवंशिकी की, विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर जितनी भी बातें करें उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आनुवंशिकता आती है, संतान में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनके बारे में जो प्रक्रिया है, जाने की जो प्रक्रिया है वो आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने किस पे अध्ययन किया? मटर के पादप पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसमसेटाइवन था। उसने 34 लक्षण देखे। उसने कितने लक्षण देखे? 34 लक्षण, लेकिन प्रयोग कितनों पर किया है? 7 विपर्यासी लक्षणों। विपर्यासी का मतलब होता है विकल्प, प्रभावी या प्रभावी, ये विपर्यासी है, ध्यान करें। 7 में से कुछ एक का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, जैसे पादप की लंबाई है तो लंबाई को प्रभावी को बड़े टी से, अप्रभावी को उसका छोटा संकेत लेना है। पुष्प की स्थिति कक्षीय ए से इंडिकेट करते हैं, अग्रस्त छोटे ए से करें। बीज क्या करती? गोल झुर्रीदार, गोल के लिए आर, झुर्रीदार के, ये इस तरह से लक्षण ले। लक्षण के बाद मैंने आपको बताई आनुवंशिकी संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाओं में जैसे आपने कहा जीन आप सभी जान गए कि लक्षणों को ले जाने वाली इकाइयां हैं या लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाइयां हैं, वो जीन कहलाती है। युग्म विकल्प किसे कहते हैं? प्रत्येक लक्षण का जोड़े में होता है और उसके 2 विकल्प होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, प्रत्येक लक्षण जोड़े में होता है और उसके 2 विकल्प होते हैं, इनको क्या कहते हैं? युग्म विकल्प। प्रभावी लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट करता है वो प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता, छुपा रहता है, छोटे टी वाला लक्षण अप्रभावी है। अप्रभावी छोटे बड़े के साथ छोटा हमेशा अप्रभावी होगा और बड़ा प्रभावी होगा, ध्यान रखना। लेकिन दोनों ही छोटे हो गए तो अप्रभावी शब्द ही कहलाएंगे, उसमें प्रभावी वाला कोई काम नहीं। लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? बाह्य कैसा दिखता है, बाहर से उसकी प्रतीति कैसी होती है, उसका आभास कैसे होता है, जो लक्षण प्रारूप कहलाता है, ध्यान रखना। जीन प्रारूप किसे कहते हैं? आंतरिक संगठन, उसका आंतरिक संगठन क्या है, उस आंतरिक संगठन को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक संकर संकरण। एक लक्षण को लेकर अगर निषेचन करवाया जाए तो वो क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण, जिसमें कितने लक्षणों को? 2। अच्छा मैं पूछ लूं त्रिसंकर संकरण किसे कहेंगे? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आप सभी जान ही गए होंगे कि द्विसंकर में कितने लक्षण लिए? 2। त्रि में कितने लक्षण लेंगे? 3 लक्षण लेंगे। 3 लक्षणों के बीच में लेकर क्रॉस करवाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? त्रिसंकर संकरण। F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? जनक से उत्पन्न पहली पीढ़ी, जो जनक जन्म देने वाला है उससे उत्पन्न पहली पीढ़ी को क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। F1 से उत्पन्न पहली पीढ़ी F2 पीढ़ी, F2 से उत्पन्न पीढ़ी F3 पीढ़ी। संकरण किसे कहेंगे? 2 लक्षणों को लेकर आपस में जो निषेचन करवाया जाता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? संकरण। ये सामान्यतः मैंने आनुवंशिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं और कुछ सामान्य जानकारी दी। उम्मीद है इसको समझ पाए हो आप, और आगे इससे जुड़ी हुई बातें करेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से स्मरण कर लें। धन्यवाद।